मैं चारू परलकर फिल्म जगत के मशहूर गायक और संगीतकार जगदीश जी के बंगले के सामने से बोल रही हूँ। कुछ देर पहले ही पता चला है कि जगदीश जी की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। कुछ दिनों से वो काफ़ी डिप्रेस भी रहा करते थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। उनकी लाश उनके बंगले के पीछे उनके म्यूजिक रूम में पाई गई है, जहाँ पर वो रियाज किया करते थे। यहाँ की किसी भी चीज को हाथ तो नहीं लगाया किसी ने? जी नहीं। आप? हाँ, मैं डॉक्टर आकाश, उनका डॉक्टर हूँ। ये है उनकी वाइफ मिसेस नूपुर। ये उनका म्यूजिक रूम है, यहीं पे वो रियाज किया करते थे, अपनी धुनें बनाते थे। वो राहुल है, उनका सेक्रेटरी। राहुल, यहाँ आओ तो। जाइए। राहुल, राहुल, क्या हुआ था यहाँ पे, मालूम है? हमारी मीटिंग थी सर, बंगले में। करीबन 3 बजे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाओ, और वो बंगले से यहाँ अपने म्यूजिक रूम में आ गए। मैं 5 बजे कुछ ज़रूरी पेपर्स लेने आया तो ये बंगले में ही थी, और उन्होंने कहा कि सांप अभी भी म्यूजिक रूम में है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो हम डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आए तो देखा कि वो इस तरह पड़े हुए थे। फिर ये बेहोश होकर गिर गई। कहाँ? यहाँ। और मैंने इन्हें डॉक्टर आकाश को बुलाया। फोटो लिया है ना? ये 2 गोलियां चली हैं। एक गोली तो ये यहां से चली है, ये, और यहां जाके अटक गई है। ये देखो। आशा जी, ये गोली निकाल लो। यस। एक गोली तो ये है, लेकिन दूसरी गोली यहाँ है, ये देखिए। लेकिन तकिए में गोली क्यों मारी? अरे भाई, मुंह में गोली मारने से पहले एक फायर करके देखा होगा। अपनी जान लेना कोई आसान काम है क्या? हाँ? एक फायर करके थोड़ी हिम्मत आई, रिवॉल्वर उठाया, मुंह में लगाया, उठाए, आत्महत्या? नहीं, ये खून है। मेरे पति को किसी ने मारा है। मारा है? आपको किसी पे शक है? मैं कैसे बता सकती हूँ? वैसे तो जगदीश एक स्ट्रांग आदमी था, फिर भी सबको मालूम है आजकल उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। He was going through a major depression। क्यों? 1 महीना पहले उसकी एक फिल्म तोहफे का प्यार की सिल्वर जुबली हुई थी, इसीलिए एक पार्टी रखी गई थी। फिल्म के सभी गाने जगदीश ने ही गाए थे। मुबारक हो जगदीश, फिल्म का म्यूजिक धनाधन बिक रहा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते जा रहा है। सुना है क्या ब्लैक के लिए अमेरिका जा रहे हो? हाँ, बिल्कुल जा रहा हूँ, क्यों ना जाऊँ। कार्नेगी हॉल, ग्रेमी नॉमिनेशन, वाह सर जी वाह। भाई, देने वाला जब भी देता है तो पूरा छप्पर फाड़ के देता है। चुगली किसी और की हो ना हो, दारू की तो 15 ग्लास तो हो ही गए होंगे। अब ड्रामा शुरू होगा। मेरे काट पता बस उठने ही वाला है। निकल पड़ी। Congratulations। अलका, what a pleasant surprise। भाई, खुद लाई हो या डैडी ने भेजा है? कम ऑन यार, तुम तो जानते हो मैं तुम्हारी कितनी पुरानी दोस्त हूँ, और मैं तो शुरू से तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ। पापा को तो मालूम भी नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ। जगदीश, तुम इस खुशी के मौके पर पापा से अपनी नाराजगी खत्म कर दो। अलका, you know I like you very much। No, I really like you very much। मगर तुम्हारे पापा को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। साथियों, दोस्तों, ये अलका है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मगर इसके डैडी रामनाथ
अरे वही जो रामनाथ रिकॉर्ड कंपनी के मालिक है, उन्होंने 2 साल पहले मुझको अपनी कंपनी से निकाल दिया ये कहकर के जा जा, तेरा म्यूजिक नहीं चाहिए। तू अब खत्म हो चुका है। मैंने कहा ठीक है, और अब वही रामनाथ मेरे पैर छू रहा है कि मेरी कंपनी में आ जाओ, वापस आ जाओ। मगर मैंने भी कह दिया कि मैं लोकल ट्रेन में पेटी बजाऊंगा, मगर तेरी कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा। जगदीश प्लीज। वैसे आदमी अच्छा खासा है, बस पहला माला थोड़ा खाली है। हाँ खाली है, खाली है पहला माला। लेकिन यहां तो पहला माला है ही नहीं, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है। अलका, मैंने तुम्हें मना किया था कि इस जोकर की पार्टी में मत जाना। इसे तो शराब पी के नाचने की आदत है ही। पापा प्लीज, अब आप तो अपने आप को कंट्रोल कीजिए। आप दोनों पुरानी बातें भूल जाइए ना, और दोनों आज खुशी के मौके पर हाथ मिलाइए। फॉर माय सेक प्लीज। हाथ मिला लूं इससे, रामनाथ से? कभी नहीं। रामनाथ जी, अब आप मेरी पार्टी में आ गए हैं तो फोकट की दारू पीजिए, खाना खाइए और फिर चुपचाप खिसक जाइए। आपकी 3rd रेट कंपनी में मैं कभी काम नहीं करूंगा। अरे जब तू भूखों मर रहा था तब इसी 3rd रेट कंपनी ने तुझे काम दिया था। भूल गया वो दिन 2 कौड़ी के आदमी? क्या? 2 कौड़ी का आदमी? मेरी पार्टी में मुझे 2 कौड़ी का आदमी कहा? तेरी इतने बड़े आदमी है कि अच्छा लगता है इस तरह झगड़ा करना। पता नहीं क्या होगा। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। एक गुस्से से क्या आवाज चली जाती है? ये एक्टिंग कर रहा है, मुझे बदनाम करके रहेगा। काफी चोट लगी है। अब ये कैमरा में तुम्हारे गले के अंदर डाल के देखता हूं कि क्या हुआ है। हाँ? मुंह खोलो। घूंसे की मार की वजह से वोकल कॉर्ड्स पे घाव लगा है, सूजन भी आई है। बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। ऑपरेशन? माय गॉड! अरे इतना डरिए मत उसमें, कि कोई बड़ी बात नहीं है। सूजन 3-4 दिन में उतर जाएगी, फिर देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर साहब, अब उनकी हालत कैसी है? वो बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं। मगर क्या? आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। देखिए। डॉक्टर मैं गा नहीं पा रहा हूं। गाने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर, बहुत दर्द हो रहा है मुझको। किसने तुम्हें इजाजत दी गाने की? तुम्हारे गले के अंदर के टांके अभी तक सूखे नहीं हैं। अरे जख्म भरने में समय लगेगा ना। देखो, 3 महीने तक गाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। क्या 3 महीने? डॉक्टर क्या 3 महीने तक मैं गा नहीं पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। इसके बाद तुम फिर पहले जैसे हो जाओगे, फिर तबीयत से गाना। पर डॉक्टर, मेरे अमेरिका टूर का क्या होगा? और मुझे यूरोप भी जाना था। अब तुम नहीं जा सकते। डॉक्टर, मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा डॉक्टर। चिल्लाओ मत जगदीश, गले पे स्ट्रेन पड़ेगा, और ज्यादा खराब हो जाएगा, तुम्हारे टांके फट जाएंगे। सुन रहे हो तुम रामनाथ? ये सब कुछ तुम्हारे ये सब क्या कर रहे हो? और तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझा? राहुल, मेरे वकील को बुलाओ। वाइट, देखो, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अरे एक घूसा ही तो मारा था, लग गया तो क्या करूं? तुम्हारे इलाज पे जो खर्च होने वाला है देने को तैयार हूं ना।
अखबारों में छपवा दूंगा कि मैं जगदीश जी से माफी मांगने को तैयार हूं। बस 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 कह दिया और हो गया। देखो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। मैंने आप लोगों को बताया नहीं है कि मैंने चेन्नई से मशहूर ईएनटी सर्जन डॉक्टर जॉर्ज को बुलाया है। वो कल यहां आ रहे हैं और वो आपके गले का मुआयना करेंगे, तब हकीकत सामने आ जाएगी। अगर तुम्हारा गला खराब है तो मुझसे जो बन पड़ेगा मैं कंपनसेशन देने को तैयार हूं। और वैसे मुझे तो लगता है कि तुम्हारा गला वाला कुछ खराब नहीं है। तुम्हें अमेरिका के टूर पे जाना नहीं है, इसलिए तुम वो पैसा मुझसे वसूल करना चाहते हो। ये क्या बकवास है? रिलैक्स जगदीश, रिलैक्स। मैंने उसे कहा, अरे इतना डिप्रेस होने की क्या बात है भाई, एक अमेरिका का टूर ही तो कैंसिल हुआ है और आ जाएंगे टूर। मगर नूपुर जी, मीटिंग के बाद जगदीश जी का मूड कैसा था? क्या वो परेशान लग रहे थे? जी हाँ, आज तो उनका मूड कुछ ज्यादा ही खराब था। वैसे तो ये हमेशा ही गुस्से में रहते थे, लेकिन आज तो आदी हो गई। अबे कोई सुनते हो? मेरे लिए थोड़ा और आइस और सोडा लेके आओ। और ये क्या, ये सूप और उबली सब्जी मेरे लिए? अबे तुम लोग खाओ ये सब बॉइल्ड वेजिटेबल। अबे मेरे हो गए हो क्या? आप खाना खाइए। आप इतनी दवाइयां खा रहे हैं, उसके साथ शराब मत पीजिए, प्लीज मत पीजिए। मैं क्यों ना पीऊं? और वो तुम्हारा मनहूस नौकर कहाँ है? बुलाओ उसको। उसे तो आपने कल निकाल दिया है। हाँ? निकाल दिया? तुम जब आइस तुम ले गया जब। सर प्लीज मत पीजिए सर, बस मत पीजिए। तुम भी क्यों ना पियो? अब एक सेक्रेटरी भी आपको सलाह देने लगा है। चलो अभी तुम चलते बनो यहां से, समझे? 3 महीने मेरा कुछ काम नहीं होगा, तुम्हारा कमीशन बंद, समझ गए ना? बल्कि तुम लोग यहीं रुको। मैं तुम लोगों का मनहूस चेहरा नहीं देखना चाहता। मैं अपने स्टूडियो जा रहा हूं और मुझे आके डिस्टर्ब मत करना, समझे? बस फिर वो मुझे जिंदा दिखे ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, राहुल के बंगले से जाने के बाद आप कहीं बाहर तो नहीं गई? आई मीन बंगला छोड़ के? नहीं, मैं तो बंगले में ही थी। तो फिर आपको गोली चलने की आवाज सुनाई क्यों नहीं दी? जी वो हाँ, बताइए क्यों नहीं सुनाई दी? वो ये कमरा साउंड प्रूफ है। अच्छा, अभी पता चलता है। दया, जरा बाहर जाके आवाज लगाना तो। दया, अरे भाई दया, आवाज क्यों नहीं लगाते? दया, कुछ कहते क्यों नहीं? अरे तुम चिल्लाए नहीं। चिल्लाया सर, 2 बार चिल्लाया मैं। अच्छा, इसका मतलब ये कमरा वाकई साउंड प्रूफ है, आवाज बाहर नहीं जाती। अच्छा, 3 बजे और 5 बजे के बीच कोई आया था यहाँ पे? ये कॉटेज बंगले से अलग है, यहाँ कोई आए तो मुझे पता भी ना चले। वैसे रामनाथ की लड़की अलका आई थी करीब 4:30 बजे। मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो पहले बंगले पर आई थी। सब अलका को बुलवाएं, शायद उसी ने जगदीश को आखिरी बार जिंदा देखा हो। हाँ, मैं जगदीश के घर गई थी। उसकी वाइफ ने मुझे बताया कि वो स्टूडियो में। मैंने स्टूडियो के दरवाजे की कई बार घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर मैं वापस चली गई। अच्छा, आप वहां गई क्यों थी? मेरे पापा की और जगदीश की आपस में बनती नहीं थी।
लेकिन जगदीश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। आज मेरे पापा पूना गए थे। मैंने सोचा जगदीश से जाकर मिल लूंगी और उससे कहूंगी कि वो पापा और अपने बीच की दुश्मनी को खत्म कर दे। आखिर वो सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अगर मैं जल्दी चली जाती तो वो बच जाता। अच्छा, आपको लगता है ये एक आत्महत्या है? मुझे नहीं लगता सर। जगदीश कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ये आत्महत्या नहीं है तो फिर कौन मारना चाहेगा उन्हें? पता नहीं सर, किसने मार डाला। नहीं, फिर भी किसी पे तो शक होगा आपको। वैसे सर, उस दिन पार्टी में लोग कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे सर। क्या? यही कि जगदीश की वाइफ नूपुर का जगदीश के सेक्रेटरी राहुल के साथ कुछ चक्कर है, और शायद ये बात जगदीश को पता चल गई होगी, जिसकी वजह से जगदीश को किसी ने मार डाला। नहीं, इन्हें किसी ने नहीं मारा है, खुद इन्होंने अपने आप को मार लिया है। कैसे डॉक्टर साहब? लोकेशन पर जो पिस्टल हमें मिली है उस पर सिर्फ एक आदमी की उंगलियों के निशान है। किसके? इसके, जगदीश के। और इसके हाथ पर गन पाउडर के मार्क्स भी हैं। ये देखो। ये। मगर सर, कई बार लोग हाथ में पिस्तौल पकड़वाकर भी चलवा देते हैं। हाँ, हो सकता है, मगर यहां देखो, गोली मुंह में से चलकर खोपड़ी के पीछे से निकल गई है। फिर भी ये देखो, इसके दांत देखो, एकदम सही सलामत है, कोई टूटा फूटा नहीं है। और इसके होंठ देखो, कहीं कोई खरोंच नहीं है, कोई घाव नहीं है, क्योंकि इसने पिस्तौल खुद मुंह में रखी और गोली चलाई। अगर किसी दूसरे ने जबरदस्ती इसके मुंह में पिस्तौल घुसेड़ी होती तो कहीं कोई चोट तो होती, मगर नहीं, कोई चोट नहीं। ये एक आत्महत्या है। खून हो या आत्महत्या, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं तो सीआईडी ब्यूरो भी नहीं जा रहा हूं आजकल। नहीं सर, आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। इससे पहले कि जगदीश की लाश को जला दिया जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सर, आपकी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, आप सारी बात समझ तो सकते हैं। ठीक है, अगर बात समझाने की है तो समझाओ, मगर जो इंफॉर्मेशन सीआईडी को मिली है उससे तो लगता है कि यह एक आत्महत्या ही है। नहीं सर, ये एक खून है। जिस तरह से आप कह रही हैं कि यह एक खून है, उससे तो लगता है कि आपको कुछ ऐसी बात मालूम है जो सीआईडी को पता नहीं। क्या है वो बात, बताइए। सर, जी हाँ सर, ऐसी एक बात है जो मैंने सीआईडी को नहीं बताई। क्या? कल जब मैंने और राहुल ने म्यूजिक रूम का दरवाजा खोला, जगदीश सर, जगदीश सर, जगदीश जगदीश मैंने देखा कि जगदीश कुर्सी पर मरे पड़े हैं। उनके मुंह से खून बह रहा था और पीछे टेबल पर पिस्तौल पड़ी हुई थी। जगदीश को इस हालत में देखकर मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो डॉक्टर आकाश भी वहां थे, लेकिन मैंने देखा कि पिस्तौल जगदीश के हाथ में है। मेरी समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे। मैं डॉक्टर आकाश को ये बताना चाहती थी, लेकिन राहुल का चेहरा देखकर मैं चुप रह गई। शायद राहुल भी कुछ कहना चाहता था। मेरे और जगदीश के संबंध कैसे भी रहे हो, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, जगदीश आत्महत्या करने वालों में से नहीं है। उसे किसी ने मारा है सर, और ये एक आत्महत्या ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो फिर आपने ये बात सीआईडी को पहले क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई आप? बताइए। देखिए, झूठ चाहे कितना भी छोटा हो,
पत्थर होकर दिल पर बैठ जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप मुझे सच सच बताइए। मैं सीआईडी को कैसे बताती सर कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ? वो एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है। क्या आपकी और जगदीश की बनती नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो उसे छोड़ना चाहती थी। इतने में उसके गले पर चोट लग गई। ऐसे में कोई किसको कैसे छोड़ सकता है? फिर वो बहुत शराब पीने लगा, दिन रात मुझे गालियां देता था। राहुल से ये सब नहीं देखा गया होगा और खैर, मैं अब भी राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये पता लगाना जरूरी है सर कि खून किसने किया है, क्योंकि जब भी मैं राहुल की तरफ देखती हूँ तो मुझे उसकी आंखों में एक अजीब तरह की चमक दिखाई देती है। पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा है। और फिर वो रिवॉल्वर टेबल पर। ठीक है। हाँ अभिजीत, वो जगदीश के केस में जगदीश के सेक्रेटरी राहुल को अरेस्ट करो और मेरे घर में आकर नुपुर को भी अरेस्ट करो। हेलो एवरीबॉडी। अच्छा वो डॉक्टर साहब आप आ गए। क्यों, क्या हुआ? एसीपी साहब चाहते हैं कि जगदीश के केस की और छानबीन की जाए। अच्छा, कुछ हुआ है क्या? अपने घर बुला रहे हैं वो कह रहे हैं वहां आकर नूपुर को अरेस्ट करें। नूपुर भी वहीं है। नूपुर को अरेस्ट करें? ये एसीपी साहब को अपने घर बैठे बैठे ऐसा क्या क्लू मिल गया कि जगदीश ने अपना स्टूडियो बंद करके अपने आप को अपनी पिस्टल से गोली मार ली? सुसाइड और क्या? नहीं, ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। ये एक खून है। खून है? हाँ डॉक्टर साहब, लगता है इस बार आपसे गलती हो ही गई। गलती और मुझसे? एसीपी साहब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जब राहुल यहां लाया जाएगा तो तुम नुपुर को बाहर लाना और फिर फटाफट अंदर ले जाना। यस सर। क्यों सर? जब वो नुपुर को यहां देखेगा तो उसे एक झटका लगेगा और शायद इससे कुछ सच बाहर आ जाए। अरे आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए आप। अरे आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात नहीं सुन रहे लोग। मुझे यहाँ गिरफ्तार करके क्यों लाया गया है? क्या किया है मैंने? सर, नुपुर को सीआईडी ब्यूरो लेके जाऊं सर? नहीं, मुझे इनसे कुछ और सवाल पूछने हैं। तुम इन्हें अंदर बिठाओ। चलिए। आपने इन्हें भी गिरफ्तार किया है? क्यों? सवाल हम पूछेंगे, तुम नहीं, समझे? हाँ, अब वक्त आ गया है सब कुछ सच सच बताने का। मगर मैं तो सब कुछ बता चुका हूँ। सच? हाँ सच। हम सिर्फ सच सुनना चाहते हैं। क्योंकि आधा सच तो वो बोल चुकी है। बोल चुकी है? हाँ बताओ। मैं नुपुर से प्यार करता हूँ। और जगदीश का गला अचानक खराब हो गया तो वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जगदीश के अत्याचार उस पर दिन ब दिन बढ़ते गए। कल जब मीटिंग खत्म हुई तब तुम नुपुर और जगदीश के साथ थे। क्या हुआ वहां पर? जगदीश नुपुर पर चिल्ला रहा था, प्लेटें तोड़ रहा था। क्यों ना पियो? अब एक सेक्रेटरी भी आपको सलाह देने लगा है। सुनो, अभी तुम चलते बनो यहां से, समझे? 3 महीने मेरा कुछ काम नहीं होगा, तुम्हारा कमीशन बंद, समझ गए ना? बल्कि तुम लोग यहीं रुको। मैं तुम लोगों का मनूस चेहरा नहीं देखना चाहता। मैं अपने स्टूडियो जा रहा हूं और मुझे आके डिस्टर्ब मत करना, समझे? चल हट! पानी अब सिर से ऊपर चढ़ गया है। नुपुर, अब मैं और सहन नहीं कर सकता। अभी जाकर उससे बात करता हूं मैं। देखिए, मैं तो खुद ही छोड़ने वाला था। मैं तो सिर्फ अपनी ट्यून्स वापस मांगने आया हूं। मुझे मेरी ट्यून्स वापस कर दीजिए। तुम्हारी ट्यून्स? कौन सी ट्यून्स? कौन सी ट्यून्स? अरे वही जो मैंने आपको दी थी जब मैं आपको पहली बार मिला था।
हो वो तो मैं कब का भूल चुका हूं। भूल चुका हूं? नहीं नहीं नहीं, आप भूले नहीं हैं। आपकी आखिरी फिल्म में आपने 10 में से मेरी 7 ट्यून्स चुरा ली, अपने नाम से बेच दी। अब तुम चुपचाप खिसक जाओ यहां से, समझे? मेरी ट्यून्स। अबे ट्यून्स पे क्या नाम लिखा होता है? जी नहीं तो आज उसका गला दबा दूं, मगर खून का घुट पीकर रह गया और चुपचाप स्टूडियो से निकल गया। तब कितने बजे थे? 3:30। फिर एक पार्क में जाकर बैठा रहा, दिमाग ठंडा किया और सोचा कि जाकर नुपुर को कह दूं कि चलो नुपुर, जगदीश को छोड़ने का वक्त आ गया। तो तुम वापस बंगले में आए? हाँ। कब? यही कोई 5 बजे होंगे। आओ ना नुपुर, आओ, चलो आओ, डरो मत, आओ। नुपुर, अब मैं यहाँ तुम्हें एक पल के लिए रुकने नहीं दूंगा। डॉक्टर आकाश को सब कुछ बता देता हूँ और उनसे कहूंगा कि एक नर्स का इंतजाम कर ले, वही 24 घंटे रहेगी उनके साथ। चलो सब कुछ साफ साफ बता देते हैं और चलते हैं यहाँ से। नहीं राहुल, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही सब बताने की। नुपुर, मैं हूं ना, क्यों डर रही हो तुम? नहीं राहुल, नहीं राहुल, वो अलका है यहाँ पर, वो आई थी ना थोड़ी देर पहले यहाँ। हल्का वल्का हो कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम चलो यहाँ से। देखो तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लोगों को हमारे बारे में पता चल ही जाएगा। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? इतनी दारू पी रखी है, टून के सो गया होगा। मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है, खोलो। हाँ खोलो। चलो। जगदीश! मैंने देखा जगदीश कुर्सी में मरा पड़ा था। मरा पड़ा था? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि वो मर गया है? दीवार पर और जमीन पर खून था और सर उसके हाथ में रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर हाथ में नहीं था, टेबल पर था। वो टेबल पर? आपसे किसने कहा? टेबल पर था या नहीं? मगर सर वो... हाँ बताओ, टेबल पर था या नहीं? वो बताओ। हाँ, रिवॉल्वर टेबल पर था। हाँ, टेबल पर। सर मैं तो सिर्फ नुपुर की मदद करने की कोशिश कर रहा था सर। अब रोने से कोई फायदा नहीं, चुपचाप बताओ जगदीश को कैसे मारा है? नहीं सर जगदीश को मैंने नहीं मारा जगदीश को। वो मुझे लगा कि नुपुर ने मारा है। नुपुर ने? हाँ, वो मैंने सोचा जगदीश पिया हुआ था, उसने नुपुर को गाली दी होगी और झगड़े में गोली चल गई होगी, इसलिए वो रिवॉल्वर उठाकर मैंने जगदीश के हाथ में रख दिया ताकि ऐसा लगे कि उसने आत्महत्या की है। मैं नुपुर को बताने वाला था कि झूठ बोलना, मगर उससे पहले डॉक्टर आकाश आ गए और उसे कुछ बता ही नहीं सका। तो आपका कहना है कि जगदीश को आपने नहीं, नुपुर ने मारा है? क्या मैंने जगदीश का खून किया है? What nonsense! मैंने जगदीश को नहीं मारा। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि रिवॉल्वर जगदीश के हाथ में है और तुम मेरी तरफ अजीब निगाह से देख रहे हो, तो मुझे लगा कि खुद तुमने किया है। अरे मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि ये लोग समझ रहे हैं कि ये एक आत्महत्या है, ये मत बताना कि खून तुमने किया है। और मुझे लगा कि खुद तुमने किया। एक मिनट, तुम दोनों कम से कम इस बात को तो मानते हो कि रिवॉल्वर टेबल पर था? हाँ। फ्रेडरिक्स, इन दोनों को जरा बाहर ले जाओ। चलिए। अलका ने जब दरवाजा खटखटाया 4:30 बजे, तो जगदीश मर चुका था। सर राहुल ने ही आखिरी बार जगदीश को जिंदा देखा था। अब या तो राहुल जबरदस्त एक्टर है, नहीं तो अलका झूठ बोल रही है। अलका को बुला के लाई डिटेक्टर टेस्ट करो। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, बस आपका एक टेस्ट लेना है। लाई डिटेक्टर टेस्ट। लाई डिटेक्टर टेस्ट? क्यों? घबराइए मत, कुछ होगा नहीं। बस आप हमें फिर से वही बातें बता दीजिए जो आपने कल बताई। लेकिन सर फिर से क्यों? वो इसलिए कि अगर आप झूठ बोल रही हैं तो हमें पता चल जाएगा। अगर आप झूठ बोलेंगी तो आपका ब्लड प्रेशर बदलेगा, आपकी पल्स रेट बदलेगी और आपका बॉडी का टेम्परेचर भी बदलेगा। और ये सब बातें इस मशीन में दिखती हैं और ये पता चल जाएगा कि कोई झूठ बोल रहा है। बस अब एक इंजेक्शन लगाते हैं और टेस्ट शुरू करते हैं। इंजेक्शन?
नहीं सर, मुझे ये सब नहीं करना है, प्लीज सर। क्यों? अगर आपने सच बोला तो क्या प्रॉब्लम है? फिर से बता दीजिए। देखिए, मैं सब कुछ फिर से बता दूंगी, लेकिन आप ये वायर्स निकाल दीजिए सर, प्लीज। अच्छा, ठीक है। मगर सर, हमें ऑर्डर मिला है कि टेस्ट पूरा होना ही चाहिए। अरे भाई, कह रही है तो छोड़ दो ना। नहीं सर, ऑर्डर इज ऑर्डर, टेस्ट तो होके ही रहेगा। इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा। नहीं सर, ये इंजेक्शन वगैरह मत लगाइए सर। मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ आपको सर। प्लीज ये सब निकाल दीजिए सर। ये मैं सब बताती हूँ सर। मैं कल कुछ बताना भूल गई थी, लेकिन मुझे अभी सब याद आ गया है सर। अच्छा, क्या याद आया? कल जब मैं जगदीश के घर पर पहुंची, जगदीश जी, जगदीश जी, जगदीश जी, जगदीश जी, जगदीश जी। मैं जैसे ही अंदर पहुंची तो मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगा। मैंने देखा कि जगदीश कुर्सी पर मरे पड़े। उसने आत्महत्या कर ली थी। मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा कि इसके मरने से तो पापा की इज्जत और मिट्टी में मिल जाएगी। सारा इल्जाम उन्हीं पर आएगा। मैंने पिस्टल हाथ से निकालकर टेबल पर रख दी और सोचा कि पुलिस समझेगी कि ये खून है और शक राहुल और नूपुर पर आएगा। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैंने सोचा कि अपनी पापा की इज्जत बचाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आपने जो भी किया वो एक गंभीर गुनाह है। एक मर्डर केस में आपने सबूत के साथ खेलने की कोशिश की है। इसकी सजा आपको मिलेगी। देखिए कोर्ट क्या डिसाइड करता है, लेकिन जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आपको अरेस्ट किया जाता है। देखिए प्लीज, मैंने आपसे बताया ना मुझसे गलती हो गई। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। आप जाइए। कमाल हो गया। एक आदमी आत्महत्या करता है, फिर एक बेवकूफ औरत कमरे में आकर हाथ में से पिस्टल उठाकर टेबल पर रख देती है। फिर नूपुर कमरे में आती है। वो देखती है, अरे हस्बैंड मरा पड़ा है और पिस्टल टेबल पर है। वो बेहोश होकर गिरती है तो राहुल सोचता है खून नूपुर ने किया है। वो फिर से पिस्टल हाथ में रख देता है। नूपुर को होश आता है। वो देखती है कि पिस्टल हाथ में है। पिस्टल हाथ में कैसे है? वो सोचती है खून राहुल ने किया है। कभी पिस्टल यहां है तो कभी पिस्टल वहां है। एक आदमी शांति से मर भी नहीं सकता है। एक आत्महत्या का क्या से क्या बना दिया। नहीं, आत्महत्या नहीं है, ये एक खून है। सर आप यहाँ? हाँ, मैं ब्यूरो आना नहीं चाहता था मगर मुझसे रहा नहीं गया। डॉक्टर साहब केस बंद कर देते और एक खूनी छूट जाता। पता नहीं क्यों आपको ये सनक सवार है कि ये खून है। क्योंकि अलका और नुपुर दोनों एक ही बात कह रही है कि जगदीश आत्महत्या करने वालों में से नहीं था। रामनाथ शायद केस हार जाता और जगदीश को 10 करोड़ रुपए मिल जाते। और डॉक्टर आकाश ने भी तो कहा था ना कि कुछ ही दिनों में उसकी आवाज ठीक हो जाती। तो फिर जगदीश अपने आप को क्यों मारेगा? अब एसीपी साहब, जो आदमी इस बात का जवाब दे सकता था वो तो ऊपर चला गया है। तो फिर उसका जवाब आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि क्या क्या सबूत हैं जो बोल रहे हैं कि ये एक आत्महत्या है, मगर अफसोस के आप देख नहीं सकते।
हाँ, सबको मालूम है कि सबूत झूठ नहीं बोलते, मगर मैं सबूत सुन सकता हूं, समझे? सर, डॉक्टर सालुंके कहना चाह रहे हैं कि जगदीश ने अपने आप मुंह में पिस्टल रखी, क्योंकि होठों पे खरोच का निशान नहीं है सर, ना ही मुंह के अंदर। होठों पर खरोच इसलिए नहीं है क्योंकि वो होठ कुछ कहना चाह रहे थे जो आप लोगों ने नहीं सुना। आपको देखना चाहिए था कि दरवाजा किस तरफ है। दरवाजे से क्या मतलब? डॉक्टर साहब, कुर्सी किस तरफ है? कुर्सी इस तरफ है। इस तरफ है। दरवाजा? दरवाजा इधर है? जी नहीं, दरवाजा इस तरफ। ये दिशा कौन सी है? नॉर्थ। नॉर्थ। दरवाजा नॉर्थ, कुर्सी साउथ। गोली किस तरफ से चली? हाँ? इस तरफ से सर। इस तरफ से। तो गोली वेस्ट से चली, दरवाजा नॉर्थ, कुर्सी साउथ और गोली वेस्ट से चली। ये कैसे हो सकता है? साहब, ये सब क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इससे क्या हासिल होगा? पेशेंस, पेशेंस। अभिजीत, इधर आओ, तुम्हारा कान इधर करो। ओके सर। अपनी गन उस टेबल के ड्रॉअर में रखो जहां जगदीश अपनी गन रखा करता था। रख दिया? यस सर। अब जगदीश की जिंदगी की सबसे कीमती चीज उसका गला और उसकी आवाज। उसके बारे में एक ही आदमी पर उसका विश्वास था और वो है डॉक्टर आकाश। डॉक्टर आकाश कहाँ है? डॉक्टर आकाश यहाँ है, ये रहे। हाँ, डॉक्टर आकाश। अभिजीत सर, मान लो कि तुम डॉक्टर आकाश हो। एनी ऑब्जेक्शन डॉक्टर साहब? ओह, नॉट एट ऑल। थैंक यू। दया सर, तुम जगदीश हो, कुर्सी पर बैठ जाओ। लेट गए? जी नहीं, बैठा है। जगदीश अभी तक मरा नहीं है। दया, अभिजीत तुम बाहर जाओ। अब समय है 3 और 4:30 बजे के बीच। जगदीश कमरे में अकेला बैठा है। दरवाजे पर बेल बजती है। जगदीश उठता है, दरवाजा खोलने जाता है। डॉक्टर आकाश, आप? हेलो जगदीश, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे? मैं अच्छा हूँ। देखो, मुझे पता है अमेरिका का टूर कैंसिल होने से तुम्हारा मूड काफी ऑफ होगा। बैठो, मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। अगर जरा भी इंप्रूवमेंट हुआ तो तुम अमेरिका जा सकते हो। ओके? अच्छा, जरा मुंह खोलो, थोड़ा और। वोकल कॉर्ड दिखना चाहिए, और खोलो, थोड़ा और खोलो। हाँ, इतना मुंह खुलने से आदमी की आंखें बंद हो जाती है। दया की आंखें खुली या बंद है? बंद है। थोड़ा और। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर साहब, क्या हुआ? सर, गोली चलती है। अरे किसने गोली चलाई? मुझे पता भी नहीं चला, ये इन्होंने गन कब निकाली और ये सर। अभिजीत, क्या हुआ? डॉक्टर शुक्ला ने आपको गोली मारी। हाँ, एसीपी साहब, जगदीश को मैंने ही गोली मारी थी। मैंने जगदीश के गले का ऑपरेशन किया था। किसी को पता नहीं था कि ऑपरेशन खराब हो गया था। उसके गले के वोकल कॉर्ड्स हमेशा हमेशा के लिए खराब हो चुके थे, एकदम फिनिश्ड। वो अब कभी नहीं गा सकता था। और जब मुझे पता चला कि उस बेवकूफ रामनाथ ने बाहर के डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाया है तो मैं घबरा गया। मुझे लगा सबको पता चल जाएगा कि इतने बड़े सिंगर का गला मेरे हाथों खराब हो गया है। मेरा करियर मिट्टी में मिल जाता, इसलिए मैंने जगदीश को गोली से मार डाला। मैं फॉरेंसिक्स में रह चुका हूं। मुझे मालूम था हाथ पे कार्बन आ जाएगा गोली चलने से, और लोग सोचेंगे दोनों गोलियां उसी ने चलाई है और ये आत्महत्या लगेगी। इसीलिए मैंने उसके हाथ से गोली चलवाई। आपको कैसे पता चला? डॉक्टर सालुंके बार बार कह रहे थे कि अगर कोई जगदीश के मुंह में रिवॉल्वर डालेगा तो उसके होठों पर खरोच के निशान आने ही चाहिए, मगर यहां कोई खरोच के निशान थे ही नहीं। तो मैंने सोचा कि एक डॉक्टर ही जगदीश का मुंह खुलवा सकता है, और फिर मैंने डॉक्टर जॉर्ज से जगदीश की लाश का गला चेक करवाया। बस डॉक्टर आकाश का भेद खुल गया। हद हो गई।
डॉक्टर सालुखे एक अंधे एसीपी से हार गया। कोई बात नहीं सर, इस हार में भी एक मजा है। मुझे कैंसर हो गया है एसीपी साहब। बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। पता नहीं मौत कभी भी आ सकती है। ऐसा मत कहिए। मैं मौत से नहीं डरता। मैं अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर मारा जा रहा हूं। पर वो गायब हुआ क्यों? क्या किसी ने उसे गायब किया या? उसे गायब करके किसी को क्या मिलेगा? तो गायब हुआ कहां से? वो पुणे में एमबीए कर रहा है। यहाँ आता रहता है। 2 दिन पहले भी आया था, फिर चला गया। आज सुबह जब डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो मैंने फोन पर उससे बात करने की कोशिश की, तो मालूम पड़ा कि वो पुणे गया ही नहीं। वो पुणे पहुंचा ही नहीं। तो फिर रास्ते में से कहां गायब हुआ होगा? बताओ ना, वो कॉलेज वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नीरज ने शनिवार को ही उनको फोन करके बताया कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो नहीं आएगा। मगर वो गया यहाँ से सोमवार को। हाँ। उससे झूठ बोला कि वो पुणे जा रहा है। अभी हम वही सोच रहे थे कि उसने झूठ क्यों बोला। इतने में दिव्या आ गई दिल्ली से। दिव्या? ये दिव्या कौन है? जी, मैं नीरज की बचपन की दोस्त हूँ। नीरज और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन आज सुबह मुझे नीरज का ये लेटर मिला। मैं घबरा गई और प्लेन से यहाँ आ गई। क्या लिखा है उस लेटर में? आप खुद ही देख लीजिए। शुक्रवार की रात को जब नीरज यहाँ आया था, तो उसने मम्मी जी और डॉक्टर साहब की बात कॉरिडोर में सुन ली थी। ऐसे हालात में कुछ नहीं किया जा सकता, केवल ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। अगर आज हमारे पास पैसे होते तो कुछ न कुछ जरूर करते हम। मैंने सुना है कि लंदन में कैंसर का ऑपरेशन होता है। हमारे एक जान पहचान वाले थे, उनका हुआ था और वो ठीक भी हो गए थे। मगर 5 लाख रुपए लग गए थे उनको। 5 लाख? हाँ, वहाँ इलाज कुछ महंगा है। हम भी वहाँ इलाज करवा लें, मगर सारे पैसे यही लग गए। क्या करें? थोड़े पैसे होते तो ये बच सकते थे। शायद उसने जो कुछ भी सुना, उससे वो उदास हो गया होगा। उसे लगा कि वो अपने माता पिता पर एक बोझ बन गया है। इस उम्र में जहां उसे कमाकर खिलाना चाहिए था, वो अपने पिता का इलाज भी नहीं करवा सकता था। उसने सोचा होगा कि अगर कहीं से उसे 5 लाख मिल जाते तो वो उनकी जिंदगी बचा सकता था। मगर हम तो दूसरी बात कर रहे थे। उसने पूरी बात सुनी ही नहीं। मैं गम में कुछ भी बोले जा रही थी। डॉक्टर साहब ने एकदम सही बात की थी। पैसे होते तो ये बच सकते थे, मगर अच्छे से अच्छा इलाज हुआ। मगर सच बात तो ये है कि बहुत देर बाद पता चला कि इन्हें कैंसर है। ये इतना फैल चुका है कि ऑपरेशन से कुछ नहीं हो सकता। मेरा बेटा गलत समझ बैठा है एसीपी साहब। उसे पता नहीं कि अब ऑपरेशन भी मुझे नहीं बचा सकता। इस लेटर में लिखा है कि चाहे जान भी गंवानी पड़े या लेनी भी पड़े, फिर भी किसी भी हालत में 5 लाख कमा के ही छोड़ूंगा। बहुत डिस्टर्ब लगता है सर। इसलिए आपको बुलाया है यहाँ एसीपी साहब। पता नहीं मेरा बेटा क्या कर बैठेगा। जवान बेटे की जिंदगी का सवाल है। उसे बचा लीजिए एसीपी साहब, बचा लीजिए। वो जो करने वाला है उसे किसी का भी फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। उसे ढूंढिए एसीपी साहब, उसे ढूंढिए। उसे रोक लीजिए एसीपी साहब। उसका फोटो है आपके पास? जी हाँ, ये लीजिए। फ्रेडरिक्स सर, उसके सभी दोस्तों के नाम और टेलीफोन नंबर्स दीजिए। आज बुधवार है,
सोमवार से अब तक उसने किसी न किसी को तो कांटेक्ट किया होगा। जी हाँ, मेरा ही नाम मिलिंद है। मैंने ही आपसे फोन पर बात की थी। नीरज आपका दोस्त है ना? जी, हम लोग स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद एक लंबे अरसे तक मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई क्योंकि मैं इंडिया से बाहर चला गया था। फिर कुछ दिन पहले अचानक वो यहाँ आ गया। कौन सा दिन था? सोमवार? जी नहीं, संडे, एतवार का दिन था। करीब 12:30 बजे थे। उसी दिन मेरे अंकल गोवा जाने वाले थे। हम लोग उसी की तैयारी में लगे हुए थे कि वो यहाँ आ गया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। फिर कुछ पैसे उधार मांगने लगा। कह रहा था जितने भी हो सकेंगे चलेंगे। हाँ यार, जितने भी दे सकते हो तुम चलेंगे। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। यार ये कैंसर भी कितनी खतरनाक बीमारी है। तुम लोगों पर क्या गुजर रही होगी ये मैं समझ सकता हूँ। मुसीबत में दोस्त नहीं काम आएंगे तो और कौन आएगा? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। वैसे तुम्हारे डैड के ऑपरेशन के लिए तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत है? मिलिंद, तुम जरा यहाँ आओ। सामान बांधने में जरा मेरी मदद करना। अंकल, अभी तो बांधा था सामान, फिर से खोल दिया क्या? हाँ? ये क्या सुन रहा हूँ? क्या मुसीबत में दोस्त के काम दोस्त ही आ सकते हैं। जितना बंद पड़ेगा मैं कर दूंगा यार। ये क्या है? इस घर में कोई भी आएगा, अपनी दोस्ती का नाटक करेगा, अपनी रोती कहानी सुनेगा, तो तुम उसको उठा के पैसे दे दोगे? अंकल, नीरज मेरे बचपन का दोस्त है। उसके डैड की तबीयत खराब है। ठीक है, उसको 1-2 हज़ार रुपये दे देना, उसको छुट्टी कर देना। पता नहीं इसका बाप बीमार है या नहीं, मुझे तो वो चर्सी लगता है। नीरज, यार मैं तुझे 5,000 रुपए दे सकता हूं, बस। ठीक है, चलेगा। मुझे बहुत बुरा लगा था सर। उसने शायद अंकल की बातें सुन ली थी। उसका चेहरा उतर गया था। तो तुमने उसे 5,000 रुपये दिए? सर? हाँ आशा। सर, अजीब अजीब इंफॉर्मेशन मिली है सर। क्या? सर, मैंने उसके काफी दोस्तों से बात की है। नीरज ने करीब करीब सबसे पैसे उधार लिए हैं सर। किसी से 1,000, किसी से 2,000। सारे कितने हुए? कितने हुए सब मिला के? सब करीब करीब 19,000 है सर। 19,000 सर। 19,000? इस तरह से 5 लाख रुपए कैसे इकट्ठा करेगा वो? गिरीश भाई, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बार आपका घर चेक करना चाहूंगा। हाँ जरूर। इस बार जब वो यहाँ आया था, यहाँ सोफे पे सोया था वो। ये है उसका डेस्क। यहाँ वो रखता है अपनी कॉलेज की किताबें और पेपर्स वगैरह। सर, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है सर। आर्टिकल लिखा है विजय मिस्त्री ने। ये आंखें ना होना भी एक शाप है। बताओ क्या लिखा है उसने? सर, ये आर्टिकल सावघाड़ा एरिया के बारे में लिखा है। सावघाड़ा? ये तो बहुत ही खतरनाक एरिया है, नोटोरियस। पुलिस अक्सर वहां छापा मारती है, कुछ ना कुछ मिलता है। क्या लिखा है सावघाड़ा के बारे में ये विजय मिस्त्री ने? सर, वो भेस बदल कर वहां गया और उसने एक पिस्टल खरीदने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि वहां बंदूकें, पिस्टल इतनी आसानी से मिल जाती है। और सर, उसने काफी बार्स के नाम तक लिखे हुए हैं। हाँ, लेकिन आशा, ये विजय मिस्त्री का आर्टिकल यहाँ क्या कर रहा है? नीरज के डेस्क में। और नीरज सावघाड़ा के बारे में क्यों पढ़ रहा था? अच्छा, फौरन अभिजीत को फोन करो। उसे कहो मैं उसे मिलना चाहता हूँ, और एक गाड़ी का भी इंतजाम करो। हम सावघाड़ा में जाएंगे। अंधे को लंगड़ी की मदद लेनी पड़ेगी। देखो, तुम्हें कोई लॉटरी वाला दिखता है क्या? जैकेट पहना हुआ, लंगड़ा है, बैसाखी लेके चलता है। सर, ये आदमी है कौन? ये अब वैसे तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए। तुम तो जानते हो कोई पुलिस वाला अपना खबरी दूसरे को नहीं दिखाता है। मतलब ये खबरी है आप? हाँ, मेरा बहुत पुराना खबरी है। अच्छा लड़का है, मतलब अच्छा आदमी है। भूत का नाम लिया, भूत आ जाए। उसके पास रुकना। अरे सुनो सुनो, लॉटरी वाले सुनो। अरे किस्मत आजमा लो साहब, एक टिकट ले लो साहब।
अरे किस्मत खुल जाएगी साहब, कम से कम लखपति तो बन ही जाओगे साहब। लॉटरी। कौन सा टिकट दूं? लॉटरी। अरे ये सीपी साहब आप? हाँ। क्या खबर है? देखो लॉटरी। अभिजीत उसे फोटो दिखाओ। ये 22-23 साल का जवान लड़का इस एरिया में आया था। तो जल्दी से मालूम करके मुझे बता कहाँ गया है। हाँ, इस एरिया के सभी बार में पूछताछ कर और आज रात को 11 बजे अपने पुराने अड्डे पे मिलना। गाड़ा में जितनी बार है साहब सब ढूंढ मारी, एक एक वेटर से बात की थी साहब, पता चल गया साहब। लड़का आया था यहाँ, इतवार को भी आया था, सोमवार को भी आया था। यही लड़का है साहब। ऐसे एरिया में ऐसा बच्चा आएगा तो किधर छुपता है साहब? चाहिए क्या था उसको? वो एक गन खरीदने को आया था साहब। अच्छा? उसके पास 10,000 रुपए था। बेवकूफ, सबसे खुलेआम पूछता था पिस्तौल है क्या, पिस्तौल? पहले तो सब लोग उसकी बात पर हंसते थे साहब, पर उसके पास पैसा था ना, और 100 गाड़ा में पैसा बोलता है साहब, पैसा। एक मिनट साहब, अपन का एक दोस्त है वेंकट, अपन उसको बुलाता है। ए वेंकट, इधर आ जा। ये वेंकट कौन है? ये साहब गुड़िया बार का मैनेजर है, ये आपको बताएगा। मंगलवार को इसके बार में वो लड़का आया था साहब। बता। जी साहब, वो नर्वस दिखाई दे रहा था साहब, ऐसा लग रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, जीवन गुड़िया बार। हाँ, मेरा है, मेरा। हाँ, थैंक यू। हेलो, हाँ बोलो। हाँ मिल गया। कितना? अच्छा, हाँ हाँ है मेरे पास। हाँ, कमरे में है। हाँ मैं ला सकता हूँ वहां से। हाँ ठीक है। कभी 4 बजे? 4 बजे कहाँ पे? शालीमार। हाँ नहीं ठीक है, मैं पता कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, उसके एकदम बाहर। हाँ ठीक, 4 बजे मैं पहुँच जाऊँगा। मैं निकलता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। लो बेटा, छुट्टे रख लो। अच्छा तुम्हें पता ही है शालीमार बिल्डिंग कहाँ पे है? ये वो 3 सर्किट पार्क के आसपास है। तुम्हें पता है किस तरह से? यानी ये कल हुआ मंगलवार को? जी साहब। अच्छा, ये कहाँ है शालीमार बिल्डिंग? सर शालीमार बिल्डिंग। अच्छा, उधर एक वॉचमैन है। सुनो, यहाँ के वॉचमैन हो? क्यों, दिखाई नहीं देता? नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे ही पूछा। जरा ये फोटोग्राफ देखो, इसे देखा है? कौन है ये? ये लड़का यहाँ पर था कल शालीमार बिल्डिंग के नीचे 4 बजे। इसे देखा है? नहीं साहब, मैंने इसे नहीं देखा। जरा ठीक से देखो, कल ड्यूटी पे थे कि नहीं? इससे आपको क्या मतलब? अच्छा चलो जरा सीआईडी ऑफिस चलो, वहां बताना। चलो चलो। अरे चलो। एक मिनट साहब, 1 मिनट। याद आया? हाँ हाँ याद आया। 4 बजे ना साहब? 4 बजे। साहब देखो, मैंने इस लड़के को तो नहीं देखा, लेकिन शाम 4 बजे जो है कि यहाँ से एक बारात जा रही थी। बारात? कौन सी बारात? साहब वो यहाँ पास ही में एक शादी का हॉल है, यही अगली गली में। साहब वहीं से आई होगी। अच्छा अभिजीत सर, उस हॉल पर चलते हैं, वहीं से पता चल जाएगा किसकी शादी थी और एड्रेस भी मिल जाएगा। मेरे बेटे की शादी मंगलवार को थी, पर अब वो उटी में है। अच्छा यादव साहब, एक बात बताइए, क्या आपके बेटे की बारात शालीमार बिल्डिंग के सामने से गुजरी थी करीब 4 बजे? शालीमार बिल्डिंग? हाँ जी हाँ, शालीमार बिल्डिंग तो रास्ते में पड़ती है, और करीब 4 बजे ही वहां से बारात गुजरी थी। पर कमाल है, आपको कैसे मालूम पड़ा कि आपका कोई पुलिस वाला भी हमारी बारात में शामिल था? नहीं। अच्छा, शादी में फोटो वीडियो खींचे होंगे, वीडियो शूटिंग की होगी, आजकल तो फैशन है वीडियो का। हाँ, वीडियो फिल्म निकाली थी हमने, और वो नम्रता स्टूडियो वाले को बुलाया था। अच्छा, वो टेप होगी आपके पास? हाँ वो है, ये देखिए।
फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, और जब बारात शालीमार बिल्डिंग के सामने से गुजरेगी तब स्लो करके देखना। नीरज है? हाँ सर, किसी से बात कर रहा है। हाँ सर, लेकिन ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा। इस पिक्चर का ब्लो अप कर सकते हैं, क्लियर दिखाई देगा सर। ठीक है। यादव साहब, अगर आप बुरा न माने तो क्या हम ये कैसेट ले जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर इसे वापस कर देना और खराब भी मत कर देना। नहीं नहीं, हम जरूर वापस लौटा देंगे। भाई इन्हें चाय शाय पिलाओ। जी हाँ, आप लोग कम से कम चाय तो पीते जाइए। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। मगर आपके बेटे की बारात का मुहूर्त हमारे लिए बहुत सही निकला। आशा सर, इस पिक्चर का ब्लो अप निकालो, अपने रिकॉर्ड्स चेक करो और उस लॉटरी को ढूंढो। लॉटरी? कौन है रे तू? तेरे को पहले कभी नहीं देखा। पहचान जाएगा, तेरा इंतजार हो रहा है वहां पे। चल चल निकल। लॉटरी, आजा आजा। कमाल है आज। हाँ अभी सर, लॉटरी। अरे एसीपी साहब आप? सलाम साहब। सलाम लॉटरी। लॉटरी, जरा ये देख, इस फोटो को पहचानता है? पहचानते हो इसे? इसका हमारी पुलिस में रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही चालाक आदमी है साहब, ये कभी नहीं फंसता, ये मछली कभी जाल में नहीं आती। ये बाबू चाइना है साहब, अपन के एरिया का बहुत पहुंचा हुआ आदमी है साहब, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी दिला सकता है, जो बोलो। देख लॉटरी। क्या हुआ लॉटरी? चलो तुम यहाँ से चलो। जा रहा हूँ। चलो। अरे लेकिन बात चलो। निकला। देख लॉटरी, तेरा कुछ भी काम होगा तू मेरे पास आ जाना। ठीक है साहब। लेकिन आज तू मेरा एक काम कर। बोलो साहब बोलो। मुझे इस बाबू चाइना का पता दे दे। मुझे किसी भी हालत में बाबू चाइना चाहिए। एक जवान लड़के की जिंदगी का सवाल है। सिर्फ इतना बता दे, ये बाबू चाइना मुझे कहाँ मिलेगा, समझे? आपके लिए तो अपन कुछ भी कर सकता है साहब। समझो कि आपको इसका पता मिल गया। ऊपर आइए सर। हाँ, ये रहा बाबू चाइना सर। सर बराबर पता मैंने इसका, जरा से भी गलती होती तो निकल जाता सर। इसे पहचानता है तू इसे? कौन है ये क्या क्या मुझे दिखा रहे हो? अच्छा अब ये देख ले, आखिरी बार। मेरे हाथ कांप रहे हैं, पता नहीं कब गोली चल जाए। अभिजीत समझ गया, अभिजीत समझ गए। इसे देख, तू इस लड़के से मिला था 4 बजे शालीमार मेडी के बाद। मिला? देखो मुझे पिस्तौल बिल्कुल ही पसंद नहीं है, पता नहीं कब घोड़ा चल जाएगा। अभिजीत, अभिजीत पीछे हटो तुम। नहीं सर, अभिजीत पीछे हटो। नहीं सर, इसे रोको, नहीं तो ये मुझे बाहर डालेगा। बोल, बोल, क्या बेचा था? बोल, बोल। स्टॉप। हाँ, एक पिस्टल पूरे 16,000 में। अब ये ना बता गई, मेरा बेटा किसी को लूटेगा, किसी को गोली मारेगा। एसीपी साहब, उसे रोकिए, रोकिए उसे। सर, आप रेडी? टीवी पर नीरज की फोटो दिखाने का हमें फायदा हो गया है। अच्छा? एक आदमी सामने आया है। उसने बताया कि आज उसने नीरज को पनाला के स्वागत होटल में देखा है। इसे पहचानते हो? हाँ साहब, ये आदमी यहीं तो ठहरा था सोमवार से, 121 नंबर कमरे में। अभी अभी 1 घंटे पहले ही गया साहब। 1 घंटे पहले गया? डैम इट। क्या साहब, आपके आदमी घुसे तो हुए उसके कमरे में? सर। हाँ अभिजीत। सर 121 नंबर कमरे में कुछ नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं छोड़ा है उसने, पता ही नहीं चलता कहाँ गया होगा। अच्छा। ए भाई जरा सुनो। जी साहब। क्या तुम्हारे होटल के कमरे में टेलीफोन होता है? हाँ। अगर कोई बाहर फोन करना चाहे तो क्या वो डायरेक्ट कॉल कर सकता है क्या? नहीं साहब, पहले उसको यहाँ करना होगा काउंटर पे, उसके बाद हम लोग लगा के देंगे साहब। अच्छा, कोई डायरी वायरी तो रखते होंगे, कौन कौन से नंबर पे फोन किया है वो? और क्या साहब, डायरी नहीं रखेगा तो क्या करेगा साहब? जो लोग अपन से नंबर मांगेगा उसको पैसा देना पड़ेगा ना साहब, हम लोग उसको बिल में लगा देता। 121 नंबर वाले ने कोई फोन किया है क्या? जरा देखो अपने डायरी में। देखता हूँ।
काम बन गया सर। गुड। सर 2 नंबर है जहां उसने बार बार फोन किए हैं। अच्छा। एक है 332212 और दूसरा ट्रंक कॉल है सर 0832 443233। 0832 ये तो गोवा का एसटीडी कोड है सर। अभिजीत सर पहले ये नंबर लगाओ 332212 सर। हाँ। हेलो हेलो, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूँ। ये किसका नंबर है? अरे एसीपी साहब, मैं मिलिंद बोल रहा हूँ। मिलिंद, नीरज का दोस्त। याद है आप मेरे घर आए थे? कौन मिलिंद? अरे बेटा व्हाट अ सरप्राइज। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या नीरज ने तुम्हें फोन किया था? उससे कुछ बात हुई तुम्हारी? नहीं तो नीरज का तो कोई फोन नहीं आया सर। क्या? नहीं? सर एक्सक्यूज मी, जरा फोन दीजिएगा। हाँ। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत स्पीकिंग। देखो उसने तुम्हें 4 बार फोन किए हैं। मंगलवार को शाम को 4 बजे और बुधवार को सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे और आज सुबह 10 बजे किया है। अच्छा, वैसे 3-4 फोन आए तो थे सर, पर वो किसी मिस्टर देवाशीष के थे। देवाशीष? ये कैसे हो सकता है? उसने फोन किए हैं तुम्हें? सर कह रहा है किसी देवाशीष ने फोन किया है। हेलो, ये देवाशीष कौन है? तुम जानते हो उसे? नहीं, मैं तो उन्हें नहीं जानता, लेकिन वो कह रहे थे कि वो मेरे अंकल के दोस्त है। उन्हें यह भी मालूम था कि अंकल इस समय गोवा में है। वो पूछ रहे थे कि अंकल गोवा से आज वापस आने वाले हैं या नहीं। तुम्हारे अंकल गोवा में? जी हाँ, मेरे अंकल इस समय गोवा में हैं। आज वो वापस भी आ रहे हैं। देखो मिलिंद, तुम घर पे रुको, हम वहां आते हैं। हाँ अभिषेक सर, गोवा का नंबर लगाओ जल्दी। हेलो, गोवा? जस्ट अ मिनट सर। हाँ। हेलो, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूँ। ये बताइए आपके यहाँ कोई मिस्टर गगन ठहरे हुए हैं क्या? जी हाँ, ठहरे हुए तो थे, मगर वो आज सुबह 5 बजे ही मुंबई के लिए रवाना हो गए। अच्छा, आपके नंबर पर किसी देवाशीष ने फोन किया था ये पता लगाने के लिए कि मिस्टर गगन वहां से टाइम पर निकले हैं क्या नहीं? हाँ जी हाँ, वो उनके लिए पूछ रहे थे और मैंने उन्हें बता दिया था कि वो 7 बजे तक मुंबई पहुंच जाएंगे। हाँ थैंक यू। ये कोई देवाशीष बेवाशीष नहीं, ये नीरज है, नीरज। वो मिलिंद के अंकल के पीछे लगा है। क्यों? हाँ क्यों? मिलिंद सिर्फ तुम्हारे अंकल ही क्यों? बोलो। सर मैं क्या बोलूं? देखो मिलिंद, साफ साफ बताओ, तुम्हारे अंकल की जान खतरे में है। सच सच बताओ, तुम्हारे अंकल कुछ पैसा लेकर यहाँ आ रहे हैं ना? बोलो। हाँ सर, अंकल का एक फ्लैट था गोवा में जो उन्होंने बेच दिया है। आज वो वापस आ रहे हैं पैसे लेकर। सर मैं पहले इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि ब्लैक मनी का मामला है। अंकल ब्लैक मनी लेकर आ रहे हैं। कितना पैसा है? 8 लाख रुपए। 8 लाख? क्या नीरज इस बारे में जानता है? देखो ध्यान से सोचकर बताओ, उस दिन क्या हुआ था? सर उस दिन मैं और नीरज यहाँ बैठे थे। नहीं यार, किसी भी हालत में पापा का ऑपरेशन करवाना। कैसे? हाय मॉम। हाय अंकल। हेलो। 8 लाख रुपया, वो भी कैश, वो भी अकेले। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। कुछ नहीं होगा। इसमें हमारे पास दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं। किसी को क्या पता चलेगा कि मेरे पास इतना सारा कैश है? शायद उसने सुन लिया था कि अंकल मम्मी को क्या बता रहे थे। पर ये सब हो क्या रहा है? आखिर टेंशन है किस बात की? देखो ये सब बताने के लिए वक्त नहीं है मिलिंद, तुम सिर्फ इतना बताओ, तुम्हारे अंकल मुंबई कब पहुंच रहे हैं? आज शाम को 7:30 बजे तक। उनकी गाड़ी का नंबर क्या है? NEM 2334। नहीं, आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या क्या चल रहा है? वो बेवकूफ लड़का नीरज, उसके दिमाग में आया जल्दी से 5 लाख रुपए बनाए। अरे 5 लाख रुपए बनाना कोई आसान काम है? लटके हुए पेड़ पे 5 लाख? सर उसी समय उसने शायद वो खबर पढ़ ली अखबार में, विजय मिस्त्री की लिखी हुई। सावघाड़ा में पिस्टल आसानी से खरीदी जा सकती है। हाँ। फिर उसने अपने दोस्तों से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बेचारा मिलिंद तो उसकी मदद करने गया था, हो गया उल्टा ही। हाँ, नीरज को मिलिंद के घर में पता चल गया कि मिलिंद के अंकल 8 लाख रुपए लेकर आ रहे गोवा से। बस गधा निकल पड़ा अंकल को लूटने के लिए।
जगह मुंबई से 1.5 घंटे दूरी पर है। इस वक्त 5:30 बजने वाले हैं। अगर मिलिंद के अंकल 7 बजे मुंबई पहुंचने वाले थे तो वो इस वक्त यहाँ होने चाहिए। नीले रंग की गाड़ी है, आंखें खुली रखो, ध्यान से देखो। हाईवे पर ऐसा करेगा क्या? आशा, हाईवे पर बीच बीच में बहुत खाली जगह होती है। अब हम घाट पर है ना? यस सर। हो सकता है वो यहीं कहीं है, क्योंकि घाट चढ़ते वक्त गाड़ी स्लो हो जाती है। जावेदार, जावेदार, खुल रहा है जावेदार। देखो देखो, तुम्हें 8 लाख रुपए मिल गए। मुझे जान दो, मुझको नहीं बता। तुमने मेरा चेहरा देख लिया है, तुम पुलिस को बता दोगे मेरे पिताजी को ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हें मुझे मारकर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा तुम्हें? तो पैसे मिल गए। प्लीज मुझे जाने दो। मारूंगा। नीरज, पिस्टल फेंक दो नीरज। कौन? अंकल को गोली मार दी क्या? नहीं सर, पिस्टल तान रखी है। नीरज, देखो नीरज, पिस्तौल फेंक दो। हाँ बेटा, फेंक। तुम खूनी नहीं हो नीरज। देखो नीरज, तुम्हारे पिताजी ने मुझे बताया कि तुम एक अच्छे लड़के हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है नीरज। पिस्तौल फेंक दो अपनी। नहीं, नहीं फेंकूंगा मैं। नहीं। देखो नीरज, नीरज अगर तुमने गोली चलाई तो हमें भी गोली चलानी पड़ेगी। नीरज, अपनी माँ के बारे में सोचो। सोचो उनका क्या होगा। उन्हें 2-2 मौत देखनी पड़ेगी, तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की। नहीं, मेरे पापा नहीं मर सकते। नहीं नीरज, जो 8 लाख रुपए तुम लूट रहे हो वो तुम्हारे पिताजी को नहीं बचा सकते नीरज। क्यों? ऑपरेशन हो जाएगा ना उनका। नहीं नीरज, ऑपरेशन भी तुम्हारे पिताजी को नहीं बचा सकता। देखो नीरज बेटा, कैंसर बहुत फैल चुका है। तो फिर मैं अपने आप को ही मार लेता हूँ। सर, पिस्टल अपने सर पे लगा रखिए। पिस्टल पे फायर करूं सर? एक मिनट। देखो बेटा, बेटा तुम्हारे पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें लाने के लिए। बेटा वो मरते वक्त भी तुम्हारे ही बारे में सोच रहे हैं। चल बेटा मेरे साथ चल, अपने पिताजी के पास चल। चल बेटा, अपनी पिस्तौल फेंक दे बेटा। चल अपने पिताजी के पास चल। चल पापा, पापा, कहाँ चला गया तो तू? छोड़ नहीं पापा, नहीं चला गया। नहीं, कैसे बताऊं मैं क्यों गया पापा? तू क्यों हमें छोड़कर चला गया था? मैं कैसे बताऊं पापा, मैं क्यों गया? भगवान का लाख शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अब मैं आराम से मर सकता। नहीं पापा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मुझे तुझे मरने का कोई पापा, कोई गम नहीं है। हिम्मत रख। हाँ नीरज बेटा, हिम्मत रखो। कैसे रखो हिम्मत? कैसे रखो हिम्मत? नीरज, बाप कभी नहीं मरता। एक बाप अपने बेटों में नजर आता है हमेशा। नीरज बेटा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा।
मेरी नजर तुम पर हमेशा लगी रहेगी, हमेशा। एसीपी साहब। हाँ गिरीश भाई। एसीपी साहब यहाँ आइए। एसीपी साहब। हाँ गिरीश भाई। आपने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? नहीं गिरीश भाई नहीं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। नहीं गिरीश भाई। फिर भी धन्यवाद समझकर ये ले लीजिए। गिरीश भाई। गिरीश भाई। नीरज बेटे, याद रखना मेरी नजर हमेशा तुम पर लगी रहेगी। सब मैं कुछ समझी नहीं। गिरीश भाई क्या कहना चाहते थे? धन्यवाद समझकर ले लीजिए, क्या मतलब हुआ इसका? फ्रैंकली मेरी समझ में भी कुछ नहीं आया। मरते वक्त इतना दर्द हो रहा होगा, शब्द ठीक तरह से निकलते नहीं है जुबान से। मैं बताती हूँ आपको। आप? वे क्या कहना चाहते थे। मेरे पति की आखिरी इच्छा थी कि उनकी आंखें आपको दे दी जाए। क्या? आंखें मुझे? हाँ एसीपी साहब, ऐसा हो सकता है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। हाँ सर, मेरे पिताजी यही चाहते थे। अब मेरी समझ में आ रहा है वो क्यों कह रहे थे कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और उनकी निगाह हमेशा मुझ पर लगी रहेगी। जी एसीपी साहब, सब ठीक ठाक है ना? कौन? डॉक्टर साहब? हाँ। हाँ, अब आप ही बताइए ठीक ठाक है भी या नहीं। हम क्या बताएंगे, पट्टी खोलकर देखते हैं कि दिखता है क्या नहीं। चलो इस इम्तिहान में भी बैठ कर देखते हैं। खोलिए पट्टी। धीरे आंखें खोलिए। मैं देख सकता हूँ। What a surprise I can see। आज इतने दिनों बाद फिर से अचानक आप सबको मैं देख सकता हूँ। तुम नीरज हो ना? जी हाँ सर। देख लीजिए किस बेवकूफ की जिंदगी बचाई है आपने। नहीं बेटा, मत रो बेटा। देखो, हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। अरे असली सोना तो वो है जो आग में से निकलकर चमकने लगे। चमक कर दिखाओ बेटा। प्रतिमन। हाँ सर। ये लो तुम्हारा बैज और पिस्टल। प्रद्युमन, मैं मजबूर था। अब तुम्हारी आंखें वापस आ गई हैं।
अब तुम्हें रोकने का मुझे कोई हक नहीं है। हाँ सर, सारी दुनिया एक तरफ और ये पुलिस का बैज एक तरफ। लगता है मैं जिंदगी में सिर्फ एक पुलिसमैन ही हो सकता हूं, दूसरा कुछ नहीं सर। मुझे मालूम है, ये ले लो। थैंक यू सर। मगर सर, क्या हुआ? इससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम करना होगा। प्लीज एक्सक्यूज मी सर। क्या बदनसीबी है, जिस आदमी ने मुझे दूसरी जिंदगी दी, उस आदमी को मैं तो देख सकता हूं, लेकिन वो मुझे कभी देख नहीं सकेंगे। मुझे आपके आखिरी शब्द याद है गिरीश भाई। नीरज की जिंदगी में मैं आपकी जगह तो ले नहीं सकता, लेकिन मेरी आंखों से आपकी निगाहें उस पर हमेशा लगी रहेंगी, हमेशा के लिए। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।